हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि बेसिकली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अच्छा कई लोग ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि सबको लगता है बहुत ईजी है, चार ऑप्शन आएंगे, उसमें कोई ना कोई अपना ऑप्शन होगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में यही एक बहुत बड़ा खेल खेल जाते हैं बच्चों के मार्क्स के लेके। क्यों? क्योंकि 20 नंबर के आते हैं, अराउंड 20 मार्क्स के आपके स्टार्टिंग में ही आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अच्छा आजकल आसान नहीं होंगे, असर्शन रीजनिंग के बेसिस पे आ गए हैं, केस स्टडी बेस पे आ गए हैं। हम लोग सारे टेन्योर को, सारे वे को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बेसिकली जो हम लोगों ने लिया है वो 50 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल भी आए हुए हैं और कई बार आ चुके हैं वो एग्जाम। तो उनको हम लोगों ने सॉल्व करेंगे, हम लोग जो आज की वीडियो में है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सब रेडी हो गए और हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सब लोग आंसर्स देना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया है यहां पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? रेगड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल? अच्छा, याद करो जब मैं पहले चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको यह बात कहा था कि सॉइल चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देना, सॉइल टॉपिक को, क्योंकि सॉइल टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एक सॉइल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और देखिए पहले ही एमसीक्यू आपका जो आ चुका है वो इसी बेसिस पे आ चुका है कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है। तो सबको आई होप आंसर पता होगा इसका, कौन सा सॉइल इंपॉर्टेंट? रेगड सॉइल। ठीक है ना, कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट? रेगड सॉइल। और सारे सही हो, ठीक है ना, रेगड सॉइल। अब देखिए, रेगड सॉइल की अगर आप बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल जिसको हम लोग कह देते हैं, ये कहां कहां पर हो रही है? तो ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन आप देख रहे हो कौन कौन सा है? ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, एमपी वाला रीजन थोड़ा सा है ना। तो ये सारा रीजन जो आप ये देख रहे हो, ये कौन सा रीजन है? ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, ये दूसरे ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लैटेराइट सॉइल के कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। लैटेराइट सॉइल का अगर आप देखोगे तो लीचिंग है ना, लीचिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यही बन जाता है लैटेराइट सॉइल की लीचिंग। हो सकता है आगे क्वेश्चन आ भी जाए कि लीचिंग के लिए कौन सा सॉइल होती है, तो लैटेराइट सॉइल होती है। डेजर्ट सॉइल, तो एरिड सॉइल बेसिकली उसी को हम लोग डेजर्ट सॉइल कहते थे, राजस्थान साइड पे जो होती है ना, जिन जो बेसिकली इन मिट्टियों पे अगर हम लोग इन सॉइल्स पे, याद करो चैप्टर में बताया कि भी गया था कि इन सॉइल्स पर अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं जब हम लोग, तो सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। याद करो बताया था। माउंटेनियस सॉइल है ना, माउंटेनियस सॉइल कौन सी? जो पहाड़ों पे जो मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रासेस उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है? मिट्टी, यानी कि सॉइल जो है ये कौन से प्रक्रिया से बनती है? मिट्टी जो है कौन सी प्रक्रिया से बनती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, पहला पॉइंट क्या लिखा है? डेन्यूडेशन, ग्रेडेशन, वेदरिंग या इरोजन। ठीक है, अब आप बताओ, जब मैंने बताया था, अब सिंपल सी बात सोचो, सॉइल कैसे बन रही है? मिट्टी जो है, मिट्टी बनती कैसे? पत्थरों के टूटने से। ठीक है, अब इतना मोटा पत्थर रखा है, उसको जब वो प्रेशर, एयर, वाटर, ग्लेशियल एक्शन, इनके थ्रू पत्थर टूट रहा है, तो क्या हो रहा है? वो पत्थर बिखर रहा है। और जब पत्थर बिखर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? क्या आंसर हो सकता है इसका, बताओ? वेदरिंग। वेरी गुड, कौन सा आंसर होगा इसका? वेदरिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आसान था। डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन क्या होता है? जब किसी जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर जब आपने एकदम से प्रॉपर ग्लेशियल एक्शन की वजह से उस पत्थर की वैल्यू में कमी आ गई, या फिर लैंड की वैल्यू में कमी आ गई, या फिर लैंड की क्वालिटी में कमी आ गई। ठीक है, इरोजन क्या होता है पता ही आप सबको, ठीक है, सॉइल इरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे वाला? लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, है ना। अब देखो क्या लिखा है, एक ऐसी जमीन जो बिना कल्टीवेशन के छोड़ी गई है, ठीक है, फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे बताओ? कल्ट्रेबल वेस्टलैंड, करंट वेस्टलैंड, वेस्टलैंड या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, है ना, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये लगा देते हैं कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप बताओ देखो क्या लिखा है? कल्ट्रेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो लैंड, वेस्टलैंड या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? सही लगाया मैंने, बताओ? करंट फैलो लैंड। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? करंट फैलो लैंड। क्योंकि कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड क्या होती है? ऐसी लैंड जिसपे अभी आम तौर पर जो है खेती हो रही थी, लेकिन अभी उसको कुछ टाइम के लिए लीव छोड़ा हुआ है, कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ है। वेस्ट लैंड क्या होता है? जो बिल्कुल ही अब वहां पे आपको कभी खेती नहीं हो सकती, जिसपे रोड बन गई। कल्ट्रेबल करंट फैलो लैंड क्या हो जाएगी? ऐसी लैंड जिसको कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ रखा हो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। There is enough for everybody's need but not for everybody's greed, ये तो सबको ही पता होगा। किसने कहा था ये? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे वीडियो में सबसे पहले पेज में मैंने इसी कोट से ये चैप्टर स्टार्ट किया था।
जो लोग डायरेक्ट इन चैप्टर पे आ गए हैं, एक बार आप प्लीज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है उनको रिवीजन पे जरूर करके आना, भले आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो लेकिन देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि रिवीजन उससे बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, वो नोट्स है प्रॉपर, उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जरूर जाना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एम के गांधी आंसर आ गया। रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी ने अब इनकी डेफिनेशंस पे थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया, इन्होंने बेसिकली ऑन द बेसिस पे ही ज्यादा ध्यान दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में क्या आता है, ठीक है ना, तो उन्हीं पे ही ध्यान दिया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटरमाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आप सोचो इसका हिंदी में क्या मतलब है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन किया गया है, ठीक है ना, जिनको हमें पता है बेसिकली कि इनका कितना यूसेज हो रहा है, ठीक है, हमें पता है कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, हमें पता है कितनी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो कौन से रिसोर्सेज होंगे बताओ? बिल्कुल सही, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज होंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज। एग्जांपल पेट्रोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका कोल हो गया, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बेसिकली हमें पता है और हम इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज, आगे क्वेश्चन आएगा भी तो आगे ही हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement is correct as regard to international resources? क्या लिखा है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला क्या लिखा है? रिसोर्सेज, ए ऑप्शन, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, हो सकता है भाई, सही लग रहा है देखने में, तो आगे देखते हैं। रिसोर्सेज विच लाई बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, देखते हैं फिर आगे इसको भी। रिसोर्सेज विच आर फाउंड अलोंग द इंटरनेशनल वाटर फ्रंटियर, या फिर रिसोर्सेज विच आर नॉट येट डेवलप्ड। अब देखो बहुत क्लोज ऑप्शन है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ सकता है। क्या है पहला? क्या ऑप्शन दिया? रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे क्लोज आंसर यही मिल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके रेगुलेट कर रहे हैं। सेकंड, रिसोर्सेज जो टेरिटोरियल वाटर्स के आगे लाई कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते, देखो अगर हम लोग सिर्फ ये कहें कि, क्योंकि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन इंटरनेशनल रिसोर्सेज की क्या बनती थी, ऐसी रिसोर्सेज जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हायर कर रहे हैं, मतलब आप खुद सोचो, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते ही वही रिसोर्सेज हैं जो किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते, तो इसका सबसे वैलिड आंसर जो आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड पॉइंट देखो, रिसोर्सेज विच आर फाउंड अलोंग द इंटरनेशनल फ्रंटियर, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है ये, तो सबसे पहले इसको काट दो। अच्छा, एमसीक्यूज करने के एक तरीके भी होते हैं, सबसे पहले ना जो ऑप्शन गलत है उनको हटाया, ठीक है। जैसे ही सपोज 4 ऑप्शन है, आपने क्या किया, सी और डी ऑप्शन को हटा दिया, अब कंफ्यूजन में आपके बचे ए और बी, ए और बी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर नॉट येट डेवलप्ड, गलत है, ठीक है। इन दोनों आंसर्स में देखो थोड़ा सा क्लोज है आंसर, तो सबसे बेटर आंसर कौन सा लग रहा है? रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और आंसर भी यही निकला। ये तरीका है, ठीक है, हम लोग भी रट के नहीं बैठते, ठीक है, ऐसे ही आंसर्स करे जाते हैं। एसएसटी की खास बात यही है कि एसएसटी में बहुत क्लोज ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, और इनमें हम लोगों को सॉल्व, बोर्ड में सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए कि जब 4 ऑप्शंस आए तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटाओ जो ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं, उसके बाद 2 ऑप्शंस जो बचेंगे, है ना, 2 या 3 बचेंगे, कोई ना कोई तो बचेगा ही, है ना। तो मोस्टली टाइम यही अप्रोच काम करती है, उसमें आप 2 ऑप्शंस में देखो और 2 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा देखो कौन सा क्लोजेस्ट है और उसका आंसर टिक करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे जान डालने का यही एक मकसद था कि इसमें आंसर बहुत क्लोज थे। आगे बढ़े। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, कहां पर हुई थी बताओ? सबको पता है इसका आंसर, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो। कब हुई थी बताओ? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना कि रियो डी जेनेरियो समिट कब हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, आप देखो मोस्टली वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर कौन सा है हमारे पास? क्या पहाड़ सबसे ज्यादा? मोस्टली वाइड स्प्रेड मतलब सबसे ज्यादा जो है कौन सा फीचर है, कौन सा रिलीफ फीचर है? क्या माउंटेन है, क्या फॉरेस्ट है, क्या प्लेन्स है, या प्लेट्यूज है? तो देखो ये बात आप लोगों को सबको पता है कि माउंटेन्स तो मोस्टली वाइड स्प्रेड नहीं है, क्योंकि वो कौन से पार्ट में सिचुएटेड है। देखो अगर मैं आपको यहां थोड़ा सा मेरा मैप को इग्नोर करना, ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपका, है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको पहाड़ मिलेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे पेनिनसुलर पार्ट में, इस वाले रीजन में मिल जाएंगे आपको, इस वाले रीजन में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ सतपुड़ा, विंध्या, ठीक है, ये मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको अरावली मिल जाएगी, पीर पांचाल रेंज, तो मतलब ये रेंजेस मिलेंगी। लेकिन मोस्टली पार्ट में कौन सा एरिया है आपका पता है? प्लेन एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया है ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो सबसे ज्यादा फैला हुआ भी यही पार्ट है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए
रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब देखो, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने बेसिकली क्या किया है, फाउंड तो कर लिया है, लेकिन अभी उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो कौन सा रिसोर्सेज है बताओ? कौन सा रिसोर्स होगा? रिन्यूएबल रिसोर्स होगा, डेवलप्ड, नेशनल या पोटेंशियल? देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? जिनको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो ये आंसर तो इसकी डेफिनेशन को वैलिड नहीं है, तो इसको काट दो। ठीक है, एक सिंपल अप्रोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड का सर हमने पढ़ा था कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी नोन होती है। ठीक है, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। नेशनल रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमारे देश के अंदर के रिसोर्सेज है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। बच्चा क्या? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट टू द फुलेस्ट। क्लियर है? अभी हम उसको फुलेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। बड़े आगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देख लो आप लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपने देखा यहाँ पे, ये भी क्या? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सबको पता है अवेलेबल है, क्या हम अपने फुलेस्ट पे यूज कर रहे हैं? नहीं। एग्जांपल में वाटर, H2O पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे अभी भी हम। विंड एनर्जी, फॉस्फेट ऑयल, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स है पोटेंशियल एनर्जी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज? ठीक है, अब यहां पे ये आगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है सर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, लेकिन इस वीडियो के बाद हमें नहीं लगेगा। आगे बढ़े, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज? पहला पॉइंट क्या लिखा है? रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हाँ भाई, बताओ। क्या तो सर हम यूज तो ऐसे ही करते हैं जैसे फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, है ना? हमारे लिए इन गिफ्ट्स का यूसेज तो ऐसे ही है। तभी तो हम आज, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शायद इसी फर्स्ट पॉइंट की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट नहीं होता तो शायद हम इस चैप्टर को ही ना पढ़ते। ठीक है ना? क्योंकि फ्री गिफ्ट है, तभी तो हम लोगों ने एकदम मिलके बढ़िया आराम से। तो क्या ये सही है? गलत है। सबसे पहला ऑप्शन फ्री गिफ्ट नहीं है भाई। ठीक है ना? फ्री गिफ्ट होते तो हम लोग तो इसको, फिर अगर आप सोचो ना, अगर हम फ्री गिफ्ट होते तो हम इसको कंजर्व करने की बात क्यों कर रहे होते? सेकंड पॉइंट क्या है? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ये सही पॉइंट है? क्या रिसोर्सेज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? पता नहीं, हो भी सकता है थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सही लग रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज। अच्छा, थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स। गलत है ये तो, और तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड में देखो क्या लिखा है? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या वो फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के? बताओ। या फिर ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर। अब देखो, बहुत क्लोज ऑप्शन है यहाँ पर। पहला क्या लिखा है? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो भी हम कर रहे हैं काम, ठीक है ना, वो रिसोर्सेस है ना? ऐसी चीजें जो नेचर में फाउंड होती है, जो भी नेचुरल चीजें हैं वो फाउंड होती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आंसर ही आ गया आपके सामने। ठीक है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पर? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे क्लोज ऑप्शन है आपका कौन सा? दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है। देखो, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का सिंपल सा फंडा होता है कि ऐसी चीजें जो हमारे द्वारा यूज करी जाएगी। याद करो डेफिनेशन, पहले ही पार्ट में, पहली वीडियो बताई थी मैंने। क्या बताया था? रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच आर टेक्निकली एक्सेसिबल। याद करो, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? तो हमारे लिए जो भी चीजें यूज होंगी, वो ट्राइंगल याद करो, पढ़ाया था। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है? ये रिसोर्सेज जो क्या है, ये बेसिकली क्या है? ये फंक्शंस है ह्यूमन एक्टिविटीज के। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल दोज बोल दिया इन्होंने कि जो भी चीज है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेड सॉइल इज रिच इन कलर, रिच इन रेड, सॉरी द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज। आप खुद सोचो, जो लाल मिट्टी है वो लाल क्यों है? बताया था। पीली क्यों है? येलो कौन है? येलो क्यों है? वो भी बताया था। रेड क्यों है? वो भी बताया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस। इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड। याद करो, बताया था, कुछ ना कुछ याद आया होगा लोहा सुनते ही। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक ओरिजिन। कौन सी मिट्टी होती है वोल्केनिक ओरिजिन से? कौन सी? बिल्कुल सही बात, ब्लैक सॉइल। इग्नियस रॉक तोड़ के ब्लैक सॉइल, याद करो, बताया था। थर्ड पॉइंट काट दो। इट इज रिच इन पोटैश। सही बात है क्या? पोटैश में रिच होती है? पता नहीं, देखते हैं। चलो अब पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। इट इज रिच इन ऑयल। अच्छा, ह्यूमस में ये मिट्टी रिच नहीं होती, पहले तो एक चीज याद रखना। ठीक है। बी, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है। इसके लाल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि ये आयरन कंपाउंड्स में रिच होती है। इसको रट लेना, मैंने बताया भी था, मैंने समझाया भी था कि लोहे की वजह से इसमें रेडिश कलर आ जाता है। और येलो क्यों होती है? क्योंकि वो जब हाइड्रेट हो जाती है, जब गीली हो जाती है, ठीक है, तो वो येलो कलर छोड़ती है, तो उसको हम लोग कह देते हैं आपका
कौन सा? येलो। तो रेड एंड येलो सॉइल इसीलिए बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो कहां कहां पर मिलती है ये सॉइल। ये वाला रीजन देख लो, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन देखो, उड़ीसा वाला भी देखो थोड़ा सा रीजन, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। और फिर इस तरफ देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी मेघालय हो गया आपका, मिजोरम हो गया। तो यहाँ पे रीजन में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। सर अभी तो बताया था आपने दूसरे वर्ड में, कौन सा हो गया? लैटेराइट सॉइल। कौन सा हो गया? लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लैटेराइट सॉइल में कौन कौन सी सॉइल हो गई? तो देखो सॉरी, कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? तो बहुत कम मिलती है सर हमारे यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना सर, तो ये जो लैटेराइट सॉइल है ये बहुत कम मिलती है। कैसे मिलती है? ये देखो, ये मिजोरम में मिल रही है, शायद इसका भी क्वेश्चन अगले पे मिल जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा का लेके मिल रही है, ये थोड़ा थोड़ा। क्यों ये इतनी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लीचिंग, ये बेसिकली आपको वहीं मिलेगी जहां ह्यूमस कंटेंट और जहां पे बारिश जो है ना काफी मतलब ज्यादा मिलती है, तो वहां पे थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो इन जगहों पे आपको मिल जाएगी लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? ये तो आसान है, ठीक है। कौन सा है? आयरन ओर कौन सा है, ठीक है, कौन से टाइप का रिसोर्स है? तो देखो, क्या वो रिन्यूएबल है? क्या आयरन ओर रिन्यूएबल है? खुद सोचो, लगाओ दिमाग। है रिन्यूएबल? नहीं सर, आयरन ओर कहां रिन्यूएबल है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है आयरन ओर रिन्यूएबल, ठीक है। फिर क्या लिखा है? बायोटिक बिल्कुल भी नहीं, फ्लो बिल्कुल भी नहीं, नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल भी, हाँ। क्या कौन सा है ये? नॉन रिन्यूएबल। समझ में आया? ठीक है, ये रिन्यू नहीं हो पाता, सबसे बड़ा कलेश यही तो चीज का है। अगर आयरन रिन्यू हो जाता तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी भी पुट? टाइडल एनर्जी क्या होती है सर? टाइडल एनर्जी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पीछे वाले पेजेस में पलट के देखो, मिल जाएगा आपको। अब देखो, टाइडल एनर्जी क्या रिप्लेनिशेबल है? हो भी सकती है, अच्छा ऑप्शन लग रहा है देखने में तो। ह्यूमन मेड है? क्या इंसानों ने बनाई टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी पहले तो ये बताओ होती क्या है। देखो, टाइडल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसकी वजह से निकल रही है? जो बेसिकली पानी के थ्रू जनरेट करी जा रही है, ठीक है। जिसका जनरेशन जो हो रहा है वो पानी के थ्रू हो रहा है, वाटर की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन मेड हो नहीं सकती, एबायोटिक हो नहीं सकती, नॉन रिन्यूएबल नहीं हो सकती, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये? रिन्यूएबल, रिप्लेनिशेबल, दोनों शब्द आ सकते हैं, याद रखना। रिप्लेनिशेबल देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो वर्ड हमने सुना ही नहीं था, ये कहां से दे दिया एग्जाम में, है ना। जब ये पढ़ के नहीं जाओगे तभी बच्चे बोलते सर बोर्ड में एग्जाम बाहर से आता है। कोई बाहर से नहीं आता, एनसीईआरटी का उठा के देखो, आज तक का रिकॉर्ड है, 2023 तक के एग्जाम हो चुके हैं और आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी जो एग्जाम है वो बाहर से नहीं आया। एनसीईआरटी से ही घुमा के वर्ड चेंज कर दिया, रिन्यूएबल को रिप्लेनिशेबल कर दिया, नॉन रिन्यूएबल को नॉन रिप्लेनिशेबल कर देंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है? तो सबसे बड़ा कॉज देखो, पंजाब में क्या होती है, दिमाग कैसे लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं आता, चलो मुझे भी नहीं आता है क्वेश्चन, मैं भी बैठा हूं ऐसे ही, कैसे दिमाग लगा रहा हूं। इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है क्या पंजाब में? खेती तो होती है, हो सकता है कल्टीवेशन होता हो, लेकिन क्या उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा। चलो आगे देखते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, फिर भी हम इस पॉइंट को अपने साथ लेके चलते हैं कि हाँ भाई खेती हो रही है तो कल्टीवेशन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, पंजाब में तो सर जंगल ही नहीं है, पंजाब में पूरी भारत में सबसे कम जंगल है, फॉरेस्ट, तो डिफॉरेस्टेशन का तो कोई सीन ही नहीं बनता। ओवर इरिगेशन, हाँ सर ये तो लग रहा है ओवर इरिगेशन हो सकता है ना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से सोचो, खेती जहां हो रही है वहां पानी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सतलुज नदी है, यहाँ पे क्या बनाई गई? इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। 5 नदियों से बना है पंजाब, ठीक है। कौन कौन सी 5 नदियां? रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज, 5 नदियों से बना है। तो ओवर इरिगेशन भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और सबसे ज्यादा मेरा जो पॉइंट जा रहा है वो ओवर इरिगेशन पे जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग ना, ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा, ओवर इरिगेशन बिल्कुल। तो देखो इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो कौन सा है? ओवर इरिगेशन, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। कौन सा है? ओवर इरिगेशन, जो पंजाब में होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन वहां होगा जहां जंगल ज्यादा होंगे, जंगल कहां होंगे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग आपको यूपी वगैरह मिल जाएगा जहां जानवर की, जहां एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सिनेरियो। आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं हम लोग। अभी तक का सेशन आई होप अच्छा जा रहा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में, ठीक है। चलिए, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन, जमीन की वैल्यू में जब डिग्रेड आ रहा है, जब कमी आ रही है, तो उसके लिए ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे, क्या लगता है ओवर ग्रेजिंग कहां पर हो रही होगी?
क्या झारखंड और उड़ीसा में ओवरग्रेजिंग हो रही होगी? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या झारखंड और उड़ीसा में ओवरग्रेजिंग पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरग्रेजिंग में झारखंड और उड़ीसा साइड पे ये थोड़ा सा जो रीजन है, यहां पे ग्रासलैंड है ही नहीं। ठीक है, तो ग्रास ओवरग्रेजिंग होने के लिए भैया ग्रासलैंड भी तो जरूरी है, जहां पे आप पैस्चर्स को अपने चरा पाओ। तो झारखंड और उड़ीसा कट गया। मैं बिल्कुल आप ही की पोजीशन पे आके पढ़ रहा हूं उस समय, कि मुझे भी कुछ नहीं आता, मेरे को एक पीपीटी तैयार करके दे दी गई है, मैं भी आप ही के साथ आंसर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, गलत होगा तो दोनों का साथ में गलत होगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? एमपी। अब एमपी साइड अगर आप देखोगे तो थोड़ा रीजन सही लग रहा है, लेकिन राजस्थान साइड पे देख के तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट को थोड़ा सा लीव करते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में तो सर अभी आपने मना कर दिया था, आपने कहा था ओवर इरिगेशन होती है, और हमने पहला पॉइंट देखा भी। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा तो कट हो गया। केरला और तमिलनाडु हो ही नहीं सकता, क्योंकि केरला साइड पर, तमिलनाडु साइड पे तो आपको वेस्टर्न घाट भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत केरला में। ठीक है, और वहां पे आपको समुद्र भी मिल जाएगा, तो मतलब वहां पे तो इतना प्लांट्स वगैरह तो एनिमल हस्बेंड्री हो नहीं सकती। तो सबसे बढ़िया पॉइंट हमें कौन सा मिला? मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला। ऐसे ही ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करके एलिमिनेशन वाली टेक्निक लगा के आगे बढ़ेंगे, हमेशा से याद रखना। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? बच्चा बच्चा जानता है, जिसने मेरी वीडियोस देखी है बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं, सारे रिसोर्सेज को समझाया। जो लोग सीधा क्वेश्चंस में आ गए और अगर इन क्वेश्चंस में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज एक बार वो वीडियोस देख लेना, पहले दूसरा और तीसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझाए। एक बार वीडियो देख लोगे है ना, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन सा हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा हो गया? बताओ, पोटेंशियल और रिजर्व कौन सा हो गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका कि कौन सा ऑन द बेसिस है, मैंने बताए हुए हैं ये। ठीक है ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स? अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अभी पहले पढ़ा है। कम्युनिटी ऑन द रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस में कौन से हो गए आपके? तो सिंपल सी बात है यार, ग्रेजिंग ग्राउंड कम्युनिटी ओन्ड हुआ। ठीक है, क्या कोई क्या मेरा राइट थोड़ी है कि मैं ही जानवर चराऊंगा अपना? आप भी चराओ, कोई भी चरा सकता है वहां पे। ब्यूरल ग्राउंड कम्युनिटी ओन्ड है। विलेज पॉइंट्स कम्युनिटी ओन्ड है। प्राइवेटली ओन्ड हाउस कम्युनिटी ओन्ड है? बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट है। तो कौन से हो गए? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, प्राइवेटली ओन्ड नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स दे लीड टू। अब क्या लिखा है? व्हेन रनिंग वाटर जो है डीप चैनल बनाती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है, और काटती हुई जाती है मिट्टियों को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको बताओ? अब कह दो सर आपने पिक तो दे दी है, वहीं पे आ गया लिखा हुआ, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गली इरोजन। क्या है इसका आंसर? गली इरोजन। शीट इरोजन कल बताया था, जो पूरी की पूरी शीट इरोड हो जाती है ऊपर का, पूरी की पूरी लेयर इरोजन। डिफॉरेस्टेशन सबको पता है, एफॉरेस्टेशन सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Which one of the following is a biotic resources? Biotic on the basis of origin। बिल्कुल सही बात। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हो गए? तो सिंपल सी बात है, बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें जान है, लिविंग बीइंग्स। ठीक है, और नॉन बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, जो जीवित नहीं है, तो वो कौन से हो गए? इंसान। जीवित होना भाई। ठीक है, चलो फिर, जब जीवित हो तो एक बार लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो, तो ह्यूमन बींग्स आ गया इसमें। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसमें? ह्यूमन बींग्स आ गया इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? लो, फिर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कि बायोटिक रिसोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो सिंपल सा आंसर है एनिमल। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 22। द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया इज, सबसे पहले कौन सा क्या लगता है? देखो 30%, 27%, 43% या 40%। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और इसमें जो बेसिकली ना दो तीन ही चीजें पूछे थे, माउंटेन का शेयर क्या है, वो जो पाए चार्ट था उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ जाना। जैसे 27% क्या था, 43% प्लेन था, ठीक है, 27% क्या थे और 30% क्या था। तो इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा आपको माउंटेन शेयर का जो है कितना, 30% जो है। भारत में जो है माउंटेन शेयर वो 30% ही है, इसको याद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आंसर। Which one of the following states mostly has laterite soil? क्या लिखा है? कौन सी स्टेट के पास मोस्टली जो है वो लैटेराइट सॉइल है? ठीक है, तो अब देखो, उत्तर प्रदेश, क्या यूपी में लैटेराइट सॉइल ज्यादा है? बताओ, यूपी में कौन सी सॉइल होगी? यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कितनी बार बता रखा है कि
नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब एलुवियल सॉइल। ठीक है, 3 नदियां याद करो, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र आती हैं। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, बहुत सारी चीजें लाती है, और उससे क्या बन जाता है, नॉर्दर्न प्लेन, जो कि किसके द्वारा बनता है, एलुवियल सॉइल के द्वारा। तो ये तो नहीं हो सकता, बिहार भी उसी में आ गया, नहीं हो सकता। राजस्थान में आपकी कौन सी मिल गई, एरिड सॉइल मिल गई, तो बचा कौन सा, मेघालय। ये लो भैया, दिख गया मैप में। ठीक है, कौन सा बना, मेघालय। याद कर रखना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू स्टफ होते हैं, लेकिन दिमाग लगाने वालों का नहीं होता, और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी से पढ़ने वालों का तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। अच्छा, ये जो शब्द आप देख रहे हो ना, ये नॉट, ये आधे बच्चे जो है ना इसी में मात खा जाते हैं। कैसे, नॉट का मतलब पढ़ते नहीं है, इज अ बायोटिक रिसोर्स लगाए, फ्लोरा एंड फोना, हाँ भाई लो टेक खत्म, सर मेरा तो सही है। उसके बाद आ जाते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो फिर सर तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नॉट वर्ड को इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इस शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट भी ये शब्द है। पहला क्या हो गया, फ्लोरा एंड फोना, ऑब्वियस सी बात है बायोटिक है। रॉक्स, कौन सा रॉक सांस लेता है, कौन सा रॉक बढ़ता है, आंसर मिल गया ना, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक भी। ठीक है, समझ में आ गया, तो कौन सा आंसर होगा इसका, रॉक्स, बेसिक सी बात है। आ जाओ आगे देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, माउंटेन पढ़ा, अब प्लेन का आ गया। प्लेन का मैंने उस समय ही बताया था आपको, क्या, देखो आंसर ही आ गया। क्या बताया था मैंने आपको, 43% प्लेन का, सबसे ज्यादा प्लेन ही तो है। याद करो, परसेंटेज भी नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था कि सबसे ज्यादा बड़ा एरिया किसका है, प्लेन का। माउंटेन का कितना है, अभी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में अभी बताया आपको, जब अभी पहले ही क्वेश्चन आ गया था ये। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं लोग क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का कौन सा मेन ऑप्शन है, तो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ, ओवर इरिगेशन। क्या आएगा, ओहो, ये पहले ही क्वेश्चन पे चला गया। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर, ओवर इरिगेशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो ये क्वेश्चन का याद करो, कौन सा था, टाइडल एनर्जी कौन से वाले में आ गया, बताओ, ह्यूमन मेड या बायोटिक या नॉन रिसाइकलेबल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन मेड, बायोटिक, नॉन रिसाइकलेबल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन अच्छा मैंने जानबूझ के डाला, मैं ये जानना चाह रहा था कि नन ऑफ दीज को सॉल्व कर पाओगे, और बिल्कुल आसान था, नन ऑफ दीज को सॉल्व कर दिया होगा। इसी को घुमा फिरा के हमने एक पहले को सॉल्व किया भी था। विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बताओ, कौन सा है कोल्ड डेजर्ट जो रिलेटिवली आइसोलेटेड है, जो बिल्कुल कटा हुआ है, कौन सा है, ले, कारगिल, कारगिल वॉर याद होगी सबको, याद होगी कारगिल वॉर। ठीक है, लद्दाख या द्रास। तो क्या आंसर है इसका, लद्दाख। क्या आंसर है इसका, लद्दाख। लद्दाख जो है बेसिकली ना थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, क्योंकि एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अगर आप देखोगे सबसे नॉर्थ वेस्टर्न मतलब नॉर्थ में भी इस तरफ है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे है, और ईस्टर्न साइड पे, सॉरी ईस्टर्न साइड पे, जो जैसे जम्मू कश्मीर का ईस्ट पार्ट में बेसिकली। नॉर्थ वेस्टर्न मत समझना, मतलब मेरी भावनाएं समझना, जम्मू कश्मीर के राइट साइड पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा एरिया आपको, लद्दाख का एरिया। वो थोड़ा सा आइसोलेटेड भी है, इसीलिए हम उस पर बहुत ज्यादा चलता रहता है, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, अब जो है उस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, अब कई सारी चीजें भी बन रही है जाके वहां पे। अगर आप देखोगे तो लेह लद्दाख जाने का सपना अच्छा सबका ही होता है कि एक बार बाइक से जाएंगे लेह लद्दाख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो फाउंड तो हो गए हैं लेकिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, कौन से हैं वो, पोटेंशियल रिसोर्सेज। बता चुके हैं इसका आंसर्स भी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज होता है। जम्मू एंड कश्मीर में ब्लैक सॉइल, बिल्कुल भी नहीं सर। जम्मू ब्लैक सॉइल तो आपको वहीं मिलेगा पेनिनसुलर रीजन में, जहां पे इग्नियस रॉक्स, ब्लैक सॉइल, याद है। तो कहां पे मिलेगा, गुजरात में मिल सकता है, बहुत बढ़िया बात है। गुजरात का सौराष्ट्र रीजन जो है वहां पे ये मिल सकता है। राजस्थान में एरिड सॉइल मिलेगा, यहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, राजस्थान बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसको आप इसको हटा देना। ठीक है ना, ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात का सौराष्ट्र रीजन जो है ना, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा गुजरात। क्या आंसर होगा इसका, एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर फॉर्म में लिख दूं। हाँ, इसका आंसर होगा गुजरात। ये चीज याद रखना, ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, गुजरात। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चले। चल, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, बताया था कौन सा सॉइल, लैटेराइट सॉइल। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? एयर ह्यूमन मेड है? नहीं। वाटर ह्यूमन मेड है? नहीं सर। सॉइल? नहीं। तो क्या वर्ड है? हम सिंपल। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल? कौन सी है? सबको पता है सर, कॉटन सॉइल, रेगुड सॉइल, ठीक है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाला रीजन है ना, डेकन ट्रैप वाला रीजन। तो ये सारी चीजें क्या है? ब्लैक सॉइल से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाओगे, साथ साथ याद करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज नॉन रिसाइकलेबल? रिसाइकलेबल नहीं है। कौन से रिसोर्सेस हैं? तो देखो, जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते वो सबसे बड़ा रिसोर्सेस कौन कौन से? देखो, नॉन रिसाइकलेबल है ना, हम इनको रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, एक जो सबसे बड़ा आयरन ओर दिया हुआ है ना, ये देखो, आयरन ओर जो है ना, ये रिसाइकलेबल रिसोर्सेस है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? इसमें क्लोज ऑप्शन में यही दो है, कॉपर और गोल्ड नहीं है। ठीक है, क्लोज आंसर में अगर आप देखोगे तो कोल और आयरन ओर ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि कोल जो है, कोयला जो है, ये बिल्कुल ही नॉन राइट, मतलब कई मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है कंपैरिजन टू आयरन ओर, बहुत ज्यादा समय ले लेता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब क्लोज आ जाते हैं तो हम लोग लगाते हैं कि सबसे ज्यादा समय कौन सा लेता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है कोयला ग्रो करने में। ठीक है, आ जाइए वापस। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन? अब देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा आंसर भी मिलते हैं। ठीक है, अब उसको कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेस्ट लगाना अपना आंसर। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे एसएसटी में, अच्छा बहुत ऐसा होता है कि बेस्ट, जैसे मेरे पास जब बोर्ड होते हैं तो बच्चे आते हैं पेपर दिखाने की, सर देखो ये तो बिल्कुल दोनों एकदम क्लोज थे। ऐसे समय में आपको क्या करना है, या तो आप उसमें क्या करो कि बिल्कुल दी बेस्ट लगा के आओ। ठीक है ना, सबसे एक ही ऑप्शन होता है बेस्ट, जो उसमें बेस्ट आंसर आ रहा हो वो लगा। ठीक है, अब देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस? जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के पीछे सबसे मेन रीजन क्या है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरमेंटल, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस मेन रीजन पूछा है, याद रखना। हो सकता है, देखते हैं, ये भी हो सकता है, इसको भी लेकर चलते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ फ्यू हैंड्स, ये भी हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी हो सकता है। यूज ऑफ रिसोर्सेस, अच्छा ये इनमें सबसे वीक लग रहा है, इसको हटा। यूज ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो, आगे ना मैं जिसकी बात कर रहा था, इसी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इनको कैसे हटाएंगे? देखो, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर हमने बोला रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, पॉइंट तो ये भी है कि भाई रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो उसके पीछे का ये कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर आप देखो क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में। बट ये पॉइंट इन दोनों तीनों पॉइंटों में सबसे कमजोर है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जब फ्यू हैंड्स में हो रहा है तो उससे हैव्स और हैव नॉट, मतलब जो अमीर है और जो गरीब है, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। तो मेन रीजन तो ये होगा ना, ये रीजन थोड़ी हो सकता है। इसको कट कर देते हैं। फिर क्या बचा? इनडिस्क्रिमिनेट। सबसे बेस्ट पॉइंट यही लग रहा है, क्योंकि हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस का, बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल एकदम बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो बेस्ट आंसर हमने चूज किया ए और सी में से, कंफ्यूजन हमें इन्हीं दोनों में से थी और हमने किसको चूज किया? सी को। ठीक है, चल। What are the main factors that determine creation of resources? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइन करते हैं? ठीक है, तो ये ट्राइंगल याद करो, बताए थे कौन कौन से थे? 3 ट्राइंगल में नेचर, ह्यूमन बीइंग और टेक्नोलॉजी, ऐसे करके एक ट्राइंगल था जिसमें क्या लिखा था? नेचर, ह्यूमन बीइंग और टेक्नोलॉजी, है ना। कौन कौन से थे? नेचर, ह्यूमन बीइंग और टेक्नोलॉजी। इन तीनों के मिले बिना क्या हम रिसोर्सेज का क्रिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नेचर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कहां से लाओगे? ह्यूमन नहीं होगा तो दिमाग कहां से लाओगे? टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, उसी पुराने जमाने में लगे रहोगे और रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तीनों का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्लांटेशन कैन बी बेटर कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज? ओनरशिप के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कौन सा हो गया? ओनरशिप के बेसिस पे बताओ, ओनरशिप के बेसिस पे मैंने पूछा है। देखो, जब हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करेंगे तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है ना, या नेशनल रिसोर्स की बात करें या इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें, तो इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगेगा? खुद सोचो और मुझे इसका आंसर दो। इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? क्या वो इंडिविजुअल होगा? क्या वो कम्युनिटी ओन्ड होगा? क्या वो नेशनल रिसोर्स होगा? क्या वो आपका इंटरनेशनल रिसोर्स होगा? बताओ। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल रिसोर्स। सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? क्योंकि इंडिविजुअल रिसोर्स ओनरशिप में सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है कि ये मेरा है।
ठीक है ना। इंडिविजुअल रिसोर्स में सबसे बेस्ट ही आता है। इंडिविजुअल रिसोर्स में कौन सा, इंडिविजुअल रिसोर्स में कि जो बेसिकली आप ये मान लो कि ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल ही आपका सबसे माना जाएगा, क्योंकि प्लांटेशंस की बात करी गई है। ठीक है, किसकी बात करी गई है, ये शब्द नहीं देखा आपने, आप शब्द को सोच से बिना चल रहे होगे, तो प्लांटेशन की बात करी गई। प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं ना, प्लांटेशन फार्मिंग मैंने क्या बताया था, एक ही बड़ी लैंड पे जब खेती होती है, एग्रीकल्चर चैप्टर अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक पूरी बड़ी लैंड होती है, इस पूरी लैंड पे क्या होता है, एक ही तरीके की फसल उगाई जाती है। और ये जो फसल उगाई जा रही है, ये फसल क्यों उगाई जा रही है, फसल उगाने का एक ही सीन है, एक ही फसल उगाई जाती है। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इज नोन एज प्लांटेशन। दार्जिलिंग गए हो, दार्जिलिंग में देखे होंगे चाय के बागान, टी प्लांटेशन, पूरी दूर तक देखते, जहां तक नजर फैलाओ वहां तक क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग चल रही होती है। तो प्लांटेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक ओनर होता है, उसका मालिक होता है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं हो सकता, नेशनल नहीं हो सकता, इंटरनेशनल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ठीक है, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस के लिए क्या जरूरी है, शांति चाहिए, वैश्विक शांति चाहिए, यानी कि ग्लोबल पीस चाहिए, क्या जरूरी है, स्टॉप यूज ऑफ रिसोर्सेस, पक्का नहीं। अगर आप रिसोर्सेस का यूज करना रोक दोगे तो डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हमने बोला स्टॉप यूजिंग ऑफ रिसोर्सेस, कभी नहीं बात बोली, हमने क्या बोला, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, चलो फिर सेविंग रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर, अगर हम लोग रिसोर्सेस को सेव करें फ्यूचर के लिए तो क्या ये बात सही होगी। थर्ड एक बार देखते हैं, हो सकता है सर ये सही है। थर्ड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, कभी भी नहीं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे बढ़िया पॉइंट है ये, इक्विटेबल। जब आप रिसोर्सेज का बराबरी से बंटवारा कर दोगे तो क्या होगा, ग्लोबल पीस हो जाएगी, लड़ाई नहीं होगी। होता है ना घर में भाई बहन के बीच में जब बराबरी से बंटवारा हो जाता है, जब मम्मी से पूछे कि एप्पल लड़ रहे हो या एक चॉकलेट एप्पल के लिए, तो आजकल के बच्चे कहाँ ही लड़ते हैं, मोमोज के लिए लड़ते हैं, चॉकलेट के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो जो चॉकलेट है उसको जब आपस में बंटवारा कर दोगे, ठीक है, इक्वल इक्वल बट दी तो लड़ाई का सीन खत्म हो जाएगा। तो विश्व में भी तो यही है। ठीक है, तो यानी कि क्या देखा आपने, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे बेहतरीन पॉइंट है। ठीक है, द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर, बियॉन्ड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, सर बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो वो नेशन में नहीं आ सकता, वो किस में आएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। किस में आएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा। ठीक है, चलो, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। देखो ये एनसीईआरटी से कट हो गया, लेकिन बोर्ड कई बार दे देता है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मींस फॉर रिसोर्स। देखो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में, और इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो कि ताकि हम लोग ऐसे यूज करें रिसोर्सेज को ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। यही तो होता है, रिसोर्सिंग यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज टर्म टू बी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले कहां पर आई थी, ब्रंटलैंड की कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, उस दौरान ये रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिश हुई थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या था, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी, तीनों सही पॉइंट है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन तो यही था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव, इसमें गांधीयन फिलोसफी भी आई थी, एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन भी हुए थे। तो याद रखना, इसका जो सबसे बेस्ट आंसर लगाया जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नोन एज। देखो, जब सिंपल सी बात है, ऐसी जमीन जिनको जानवर चराने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जो बेसिकली जहां पे जानवर चरते हैं, जहां पे लाइव स्टॉक यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैस्चर लैंड। याद, ठीक है, कौन सा लैंड होता है, पैस्चर लैंड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा जो एक जड़ थी, मतलब वो कहते थे कि जब रिसोर्स कंजर्वेशन हो रहा है ना, तो सॉरी, जो रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, उसके पीछे जड़ क्या है, तो उन्होंने एक कोट भी दी थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। याद है कि हमारे पास सबकी जरूरतों के लिए तो है, लेकिन सबके लालच के लिए चीजें नहीं है। तो वो क्या कहते थे, इनके लिए, गांधी जी के लिए क्या था, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये बात भी कही है कि भाई देखो, सबसे पहले पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रूट कॉज है, नहीं। यूज ऑफ रिसोर्सेज, नहीं।
तो सबसे बेस्ट पॉइंट जो इसमें आप देख रहे हो वो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल है, उनकी थॉट प्रोसेस में भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए, What is arrangement of soil in different layers of horizon known as? सिंपल सी बात है, आप देखते हो OAEBCR, ठीक है ना, ये क्या है? ये सॉइल के हॉरिजन्स है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे भी हम इन हॉरिजन्स को, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले नीचे क्या आता है? वेदर्ड रॉक आता है, ठीक है। उसके आगे आप ऊपर देखते रहते हो कि पेरेंट रॉक आ गया, फिर उसके ऊपर आपने देख लिया स्ट्रैटम आ गया, उसके टॉप पे देख लिया तो ह्यूमस कंटेंट आ गए। तो सबसे ये सारी चीजें, तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल की प्रोफाइल, ठीक है। चलो, Which one among the following is a type of resource classified on the basis of exhaustibility? बहुत आसान, renewable और non renewable। नेक्स्ट पे आते हैं, Which of the following regions in India possess rich reserves of mineral and fuels? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि रिच रिजर्व्स और फ्यूल्स जो आते हैं वो बेसिकली आप ये देखो कि सबसे ज्यादा भारत में कहां मिलते हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा मिलते हैं पठारों में, प्लेट्यूज में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन रीजन्स में, है ना, एमपी, इन रीजन्स में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? प्लेट्यूज में मिलते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। हाउ मच डिजायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री? देखो, भारत में कितने फॉरेस्ट एरिया को डिजायर किया भाई? इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो कितने एरिया को डिजायर किया गया है? क्या ऑप्शन होगा इसका? क्या ऑप्शन होगा इसका? तो 33%, बिल्कुल 33% जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि 33% जो है वही फॉरेस्ट रिपोर्ट में आया भी था कि 33% एटलीस्ट एक डिजायर्ड एरिया, मतलब कंट्री में एटलीस्ट 33% तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? तो कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स? सिंपल सी बात है, क्या पेट्रोलियम ह्यूमन मेड है? नहीं। क्या फॉरेस्ट ह्यूमन मेड है? नहीं। क्या मशीन ह्यूमन मेड है? यस, मशीनें ह्यूमन मेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? कौन से ऐसे मेथड सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करते? सबकी डेफिनेशन लिखवाई गई है, इन डेफिनेशन को छोड़ के मत चले जाना, बिल्कुल भी मत चले जाना छोड़ के। क्यों? क्योंकि बेटा ये डेफिनेशन बिल्कुल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। कॉन्टोर फ्लोइंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग सर है ये भी, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट ये भी है सर, फ्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप। अब देखो, क्या कॉन्टोर फ्लोइंग तो देखो हमारी हेल्प कर रही है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर रही है, जब हम शेल्टर बेल्ट बनाते हैं तो वो भी सॉइल को कंजर्व करते हैं, लेकिन फ्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप जो है ये कहीं से आपकी हेल्प नहीं करती। क्यों? अब आप अप एंड डाउन को करोगे, अगर देखो ये एक खेत है, ये एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है, सॉरी एक खेत है, उसमें अगर अप एंड डाउन भी खेती करो तो ऐसा कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तीन जो है ऑप्शन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कंसिडर किए जाते हैं। फ्रॉम विच 5-year प्लान हैज इंडिया मेड द कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द फर्स्ट गोल्स ऑफ फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग हमने पता है कब से करनी शुरू कर दी थी, तो फर्स्ट 5-year प्लान से ही 1951 से ही हमने क्या किया था? रिसोर्स प्लानिंग को करना शुरू कर दिया था। इस चीज को याद रखना, कब से? 1951 से। और ये जो 5-year प्लान है कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन बनाता था पहले? प्लानिंग कमीशन बनाता था। 2014 के बाद इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? नीति आयोग रख दिया था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ले लो, ये चीजें पता होनी चाहिए एसएसटी के स्टूडेंट्स, है ना। चलिए फाइनली अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 50th क्वेश्चन है जो हमारा। अब लैटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर, इसका क्या मतलब होता है? तो लेटर का मतलब होता है आपका लेटर का मतलब होता है आपका ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक। इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेटर क्या मतलब होता है? ब्रिक। आगे आंसर, ये हमारे कुछ मैप्स थे, ठीक है ना। और चलिए फाइनली 50 क्वेश्चन का सेट आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आज हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो ये रिसोर्स इन डेवलपमेंट का जो चैप्टर है यहां पे हमारा कंप्लीटली एंड हो गया है। अभी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको ना इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो है एक ही पीडीएफ में बना के दे दूंगा, और उस पीडीएफ को हम लोग जल्दी जल्दी इसको समझ के खत्म करेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें जो बेसिकली जो ये मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं इसमें मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं, जो थोड़े बहुत बच गए हैं मैं उनको आपके जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके वेरी शॉर्ट और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, केस स्टडी भी उसी में होंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट उसमें आपको सब कुछ सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग करेंगे। 9th क्लास के बच्चे जो पूछ रहे थे कि बैच कब शुरू होगा, तो 9th और 11th का बैच जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। 9th का बैच आई थिंक नेक्स्ट वीक से आपका मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहे हैं, थोड़ा सा क्लासेस इधर उधर लगी रहती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होता रहे, ठीक है। इस चक्कर में बाकी ये वीडियोस आपकी खत्म हो गई हैं, एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए, चैप्टर को रिवाइज करते रहो,
पढ़ते रहो, मिड टर्म आ रहे हैं, मिड टर्म का वेट मत करो कि जब डेट शीट आएगी अक्टूबर में आएंगे तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसा मत करो, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते ना, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी मोटिवेशन मिलती है, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा आपके सामने, ठीक है, थैंक यू।